हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। सो स्टार्ट करते हैं अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर को। दिस इज आवर रेजिडेंट स्टेटस। क्या अभी तक जो हम करते आ रहे हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस किया। जिसके अंदर सभी के सभी बेसिक टॉपिक हमने डिस्कस किए थे कि हाँ जी, इनका टैक्स क्या होता है, टैक्स का कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया के अंदर क्यों आया है, इसके फीचर्स डिस्कस की, टाइप जो कि डिफरेंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किया, इनकम टैक्स क्या है। ये स्लाइड, ये वाले जो टॉपिक है, 4 से 5 टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे आने वाले टाइम में। अगर अभी तक नहीं देखा तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इवन मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि ये जो लेक्चर मैंने प्रोवाइड किया था, लेक्चर जो फर्स्ट के ऊपर, प्लीज आप इसको देख कर आइए, देन आगे जरूर समझ में आएंगे। क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था कि भाई इन गवर्नमेंट, जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हम सबसे टैक्स क्यों ले रही है, चाहे वो इनकम पे हो, चाहे हम कोई सामान खरीद रहे हो जो कि जीएसटी के रूप में जा रहा है, हमसे ये क्यों ले रही है भाई। मैंने आपसे सबसे पूछा था, ये क्वेश्चन नहीं पूछा था किसे पे करना है। ये मैंने आपको बता दिया कि जो भी पर्सन एक लिमिट से एक्सीड करेगा उन सबको पे करना है। जिसके अंदर हमने पर्सन की डेफिनेशन समझी थी कि हाँ जी पर्सन क्या होता है। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर हमने 7 से 8 तरीके के पढ़े थे। इंडिविजुअल को पर्सन में इंक्लूड किया गया है, एचयूएफ को पर्सन में इंक्लूड किया गया है, बॉडी आर्टिफिशियल ऑफ पर्सन को इंक्लूड किया गया है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को इंक्लूड किया गया है, कंपनी को इंक्लूड किया गया है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है उनको इंक्लूड किया गया है, एंड लोकल अथॉरिटी को किया है। ये पूरे 7 के टाइप को मैंने डिस्कस किया था। 7 टाइप के मैंने आपको डिस्कस किया था या नहीं किया था। ये देखिए, ये पर्सन की परिभाषा मैंने आपको दी थी या नहीं दी थी। ये तो समझ में आ गया कि हाँ जी कौन पे करेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है व्हेन, कब, कब पे करना है भाई टैक्स, किसको पे करना है, वूम, ठीक है, कौन पे करेगा इसी में तो आ रहा है ना, ठीक है। बट ये जरूरी जानना होता है कि भाई टैक्स तो देना होगा, इन सभी 7% को देना होगा, ठीक है, बट किस गवर्नमेंट को देना है। ये तो नहीं है कि जहां जहां हम कमा रहे हैं वहां देना, या फिर जहां हम रह रहे हैं वहां देना। कई बार ऐसा होता है कि आप इंडिया से बाहर हैं, मान लीजिए आप सभी बच्चे, जितने बच्चे देख रहे हैं यूके में शिफ्ट हो गए हैं, पर आपका बिजनेस जो है, आपकी इनकम कहाँ से आ रही है, आपकी इंडिया के अंदर क्या है, एक प्लॉट है, यहाँ से 10 लाख रुपए आ रहे हैं सालाना और यहाँ से 20 लाख रुपए आ रहे हैं सालाना। तो इंडिया की गवर्नमेंट ये कहेगी कि भाई कमा तुम इंडिया में रहे हो, जाके तुम इसको यूके में ले जाओगे, तो इंडिया की सरकार ऐसे थोड़ी ना देखते रहेगी। तो फिर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया कि भाई इन सबका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालो, या तो इनका रिलेशन निकालो। रेजिडेंशियल स्टेटस दैट मीन्स आपका रिलेशनशिप निकालो, आपका रिलेशनशिप निकालो इन लोगों का। या तो इंडिया के साथ पीपल का रिलेशनशिप होना चाहिए, दैट मीन्स इन पर्सन का रिलेशनशिप होना चाहिए, या फिर जो वो कमा रहे हैं, जो इनकम जनरेट हो रही है, उनका रिलेशनशिप होना चाहिए। मैम समझ नहीं आया। मेरे कहने का मतलब है जितने भी मैंने आपको पर्सन समझाए हैं अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में समझाए हैं, या तो उन सभी लोगों का रिलेशन हमारे इंडिया से होना चाहिए, या फिर वो इनकम का रिलेशन इंडिया से होना चाहिए। जैसे कि मैं कहूँ कि आपका जो फैक्ट्री है या जो प्लॉट है हमारा इंडिया में है, दैट मीन्स कहाँ से आ रही है इनकम, इंडिया में जमीन है वहां से आ रही है। या फिर ऐसा हो कि हाँ कि आप क्या थे, रिटायर हो गए हैं, ठीक है, आप रिटायर हो गए हैं और फिर उसके बाद क्या चले गए हैं, फॉरेन चले गए हैं। सर्विस किसने दी, इंडिया गवर्नमेंट में। सर्वाइव किसमें किया, इंडिया गवर्नमेंट में आपने, ठीक है। आपने पूरी जो साल, पूरा अपना जो जीवन है 56 साल तक आपने ड्यूटी कहाँ पे परफॉर्म की है, इंडिया में। उसके बाद आप बाहर जा रहे हो। पेंशन किसके बेस पे मिल रही है भाई, उस जॉब पे मिल रही है जो जॉब गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने दी थी। तो गवर्नमेंट ये कहेगी इवन आप बाहर चले जाएं कोई दिक्कत नहीं है, बट जो पेंशन का पैसा मिल रहा है वो इंडियन गवर्नमेंट के कारण मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर इनकम क्या हो रही है, रिसीव्ड, ठीक है, रिसीव्ड या फिर अराइज इंडिया में हो रही है, तो भी आप इंडियन गवर्नमेंट को क्या करने वाले हैं, टैक्स पे करने वाले हैं। आज ये इस चैप्टर के अंदर हम यही सब डिस्कस करेंगे कि हाँ जी इंडियन गवर्नमेंट को आप कब टैक्स देंगे। पहले हम चेक करेंगे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। स्टार्ट करें स्टार्ट, जल्दी से बताइए यहां तक कितना समझ में आया। चलो तो फिर अब रेजिडेंशियल स्टेटस को निकालने के लिए मैं आपको यहाँ पे सेक्शन बताती हूँ। ये जो अगर मैं पर्सन के साथ रिलेशनशिप दिख रही हूँ तो अंडर सेक्शन 6 में मेंटेन किया गया है। अगर मैं इनकम के साथ रिलेशनशिप देख रही हूँ अंडर सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया। अच्छा, पर्सन में काफी सारी चीजें आती थी, जैसे कि मैंने बोला कि आपके पास इंडिविजुअल आते थे,
कहते हाँ जी बिल्कुल आते थे, ये अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में है। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं HUF दैट मीन्स आपका जो फैमिली बिजनेस है, ये किस में आता था? अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 में आता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कंपनी, कंपनी को भी हम देखेंगे कि कंपनी का रिलेशनशिप भारत के साथ है, रेजिडेंट है या नहीं है, अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 में है। या फिर उसके अलावा जो बच गया अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 4 में आ जाएगा। क्या 4 पॉइंट आपको समझ में आए? क्या 4 पॉइंट आपको समझ में आए? कहते बिल्कुल सही है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यही सबसे थोड़ा सा लेंथी है और ये सारे के सारे इजी है। ये तो 5 से 7 मिनट में हो जाएंगे, इस पे लगेंगे कम से कम 15 से 18 मिनट या फिर मैं कहूँ 20 मिनट। तो ध्यान से समझना है बच्चे, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ये यहीं से आते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो मैंने बोला कि बच्चे मुझे क्या चेकआउट करना है, इनका रेजिडेंट स्टेटस चेकआउट करना है। मैम रेजिडेंट स्टेटस कैसे चेकआउट करेंगे? मैंने बोला कि इंडिया के साथ रिलेशन होना चाहिए। कहते हाँ जी, कैसे होगा पर्सन का रिलेशनशिप? भाई वो इंडिया के अंदर क्या रहना चाहिए, उसका स्टेइंग पीरियड होना चाहिए। क्या चेक करेंगे? स्टेइंग पीरियड होना चाहिए। मैम मतलब ये है कि मतलब उसका ये देखेंगे वो कितने दिन तक रहा? हाँ जी, हम ये देखेंगे कि वो प्रीवियस ईयर के अंदर कितने दिन तक रहा है। क्यों? समझ में आ रहा है? क्योंकि प्रीवियस ईयर के अंदर जितना हमने कमाया है वही उसी के ऊपर तो टैक्स हम नेक्स्ट ईयर देते हैं या नहीं है? बिल्कुल देते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में हमने बिल्कुल अच्छे से समझा। तो हम यही देखेंगे कि यहाँ प्रीवियस ईयर में ये कितने टाइम ड्यूरेशन तक रहा है। तो इसके लिए आपके पास बच्चे 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, जिसे हम बेसिक कंडीशन कहेंगे। ध्यान से सुनना, बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। बेसिक कंडीशन है। बेसिक कंडीशन क्या कहती है, पहले सुन लीजिए, लिखना बाद में है, पहले मेरी बात पूरी अच्छे से ध्यान से सुनिए। 182 डेज इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। मैं लिख लूं एक बार इसको। दूसरा 1, हाँ जी 1 नहीं 60 डेज 60 डेज इन, ये मैं अब लिख दी इसको शॉर्ट फॉर्म में, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज इन सीडिंग प्रीवियस ईयर। सुनो क्या कहना चाह रहे हैं, सुनो क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने बोला अगर मुझे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है, मुझे ये चेक करना है कि बंदा भाई रेजिडेंट है या नहीं, तो मैंने बोला कि भाई उसके लिए आपको सबसे पहले बेसिक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके अंदर 2 कंडीशन है। इन दोनों में से अगर वो कह रहे हैं कि अगर इन दोनों में से किसी एक को भी फुलफिल कर लिया, एनी वन अगर आपने क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दी, तो आप क्या कहलाए जाएंगे? रेजिडेंट कहलाए जाएंगे। मैं क्या, अच्छा मैम अब ये समझा दीजिए जल्दी से फटाफट। मैंने बोला कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर आप 182 दिन तक भारत में रहे होने चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर आप सभी को लेकर चलती हूँ, आप सभी अभी यहाँ है 25-26 में है, 2025-26 का असेसमेंट ईयर चल रहा है ना, अभी आप अक्टूबर में है। ठीक है, अब ये आपका असेसमेंट ईयर है, तो पिछला साल क्या होगा बच्चे? मैंने बताया आपको प्रीवियस ईयर होता है। कहते हैं हाँ जी, अब प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया आपका? 24-25। ये कह रहे हैं इस 24-25 में आप कम से कम 182 दिन तक यहाँ पर रहे होने चाहिए। रेलिवेंट का मतलब होना चाहिए मींस कि उसके पीछे वाला, प्रीवियस ईयर का मतलब हो गया पीछे वाला, रेलिवेंट दैट मींस जिसमें आपने कमाया है उसकी इनकम के ऊपर, क्योंकि उसी इनकम के ऊपर हमें टैक्स लेना है ना। तो उसी साल के अंदर क्या होने चाहिए, आप 182 दिन के लिए भारत में रहे होने चाहिए। क्या इतना समझ में आया? कहते ठीक है मैम, अगर 182 दिन अगर कंप्लीट ना हो, बहुत ज्यादा 7 दिन लग रहे हैं, तो कहते कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एक 60 दिन रह लीजिए और साथ में 365 दिन 4 साल के अंदर। इसको और समझाते हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से। कलर को डिफरेंशिएट कर रही हूँ, इसको मैं पिंक कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैंने बोला कि 60 दिन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर मींस कि पिछले साल जो रेलिवेंट है, प्रीवियस ईयर दैट मींस पिछला साल, रेलिवेंट जिसमें आपने कमाया है। ठीक है, इसमें आप क्या रह सकते हैं? 60 डेज तक रहे हैं। ये कहते बिल्कुल सही है, ये तो सेटिस्फाइड हो गया। पर इसके साथ साथ आपको ये भी कंफर्म करना होगा कि आप क्या लिखा हुआ है? प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। प्रीसीडिंग का मतलब होता है प्रीवियस ईयर, तो समझ में आ गया, ये वाला है। कह रहे हैं कि इसको छोड़ के
बाकी के आगे आने वाले जो 4 साल है ना, प्रीसीडिंग का मतलब होते हैं इससे नेक्स्ट। एक तो होता है इमीडिएट प्रीसीडिंग, इमीडिएट प्रीवियस ईयर। दो शब्द होते हैं बेटे, ध्यान से सुनना। इमीडिएट होता है कि ये वाला प्रीवियस ईयर, कि असेसमेंट ईयर से जो बैक वाला होता है ना प्रीवियस ईयर, उसे बोला जाता है। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर होता है मतलब कि इसको छोड़ के आप इससे पीछे आपके 4 साल कितने हो जाएंगे, जैसे कि 23-24, जैसे कि 22-23, जैसे कि 21-22, जैसे कि 20-21। इन 4 साल के अंदर आपने कम से कम 365 दिन तो रहे होने चाहिए। क्या मैम ये लगातार रहने हैं? मैं कह नहीं, आप जैसे भी आगे पीछे करके रह सकते हैं। किसी दिन 1 साल, किसी दिन किसी महीने, किसी साल के अंदर आप 10 दिन रहे हैं, किसी के अंदर 10 दिन के बाद, महीने के बाद फिर आ गए हैं, फिर ऐसे टुकड़ों में आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको कंटिन्यूस आना है, नो, ये आप टुकड़ों में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट कम से कम आपको 365 दिन करने होंगे। क्या इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। हाँ जी बोलिए, जल्दी से बोलिए, इतना समझ में आया? मैंने बोला या तो आप 182 डेज का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो। मैं कह कि ये नहीं हो रहा तो आपको ये दोनों मानने पड़ेंगे। दोनों सेटिस्फाइड हो गए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपने एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दिया। दैट मीन्स मैम हम रेजिडेंट डिक्लेयर हो गए। हाँ जी, आप रेजिडेंट डिक्लेयर हो गए। दैट मीन्स भारत के साथ आपका कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप है। ठीक है, भारत के साथ आपका रिलेशनशिप है। दैट मीन्स जो भी आप इनकम जनरेट करेंगे, जो भी आप जहां पर भी आप इनकम जनरेट करेंगे, वो क्या रहने वाली है, आप रेजिडेंट यहाँ पे डिक्लेयर हो गए हैं तो आपको इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा आपकी इनकम। ठीक है, अगर मैंने कहा कि मैंने इसमें से एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, ना तो ये किया ना मैंने ये किया, दैट मीन्स आपका इंडिया के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। आपको क्या कहलाया जाएगा, नॉट रेजिडेंट है भैया, आपका भारत के साथ किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं है। क्या आपको इतना समझ में आया? ठीक है, बेसिक कंडीशन समझ में आई? कहते बिल्कुल समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं बड़े ध्यान से समझना। यही चीज ना आपको नोट्स में मिलेगी, यही चीज आपको एज इट इज नोट्स में मिलेगी, कोई भी चीज आगे पीछे नहीं मिलेगी। बट हाँ, जरूरी आपको समझना पहले। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बोला कि हाँ जी, अब मेरे को ये देखना है कि भाई भारत के साथ आपका क्या, ठीक है रिलेशनशिप है, बट मेरे को ये देखना है कि हाँ जी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या फिर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का रिलेशनशिप है, मीन्स की वीक रिलेशनशिप है। क्या ये क्या बात हुई? स्ट्रॉन्ग रिलेशन दैट मीन्स कि आप भारत में बहुत ज्यादा समय तक रहे हैं, मीन्स की स्टेइंग पीरियड आपका और ज्यादा है। ठीक है, और वीक दैट मीन्स आप इतने ज्यादा नहीं रहे हैं। तो इसके लिए आपको जरूरी है एक और कंडीशन सेटिस्फाइड करने की, जिसको हम नाम दिया है आपका एडिशनल कंडीशन। सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 क्लोज 1 में ए में दिया गया है। ठीक है, क्लोज ए में आपको दिया गया है। ठीक है, अच्छा, तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि अगर मुझे ये देखना है कि हाँ और स्ट्रॉन्ग रिलेशन देखनी है, और स्ट्रॉन्ग रिलेशन देखना है, तो मुझे एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। मैम ये एडिशनल कंडीशन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ए में दिया गया है। ठीक है, ये क्या होगी मैम, ये क्या होगी, ध्यान से सुनना 370 डेज इन 7 ईयर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। शब्दों का बड़ा खेल है यहां पर। अच्छा, एंड 2 ईयर आउट ऑफ 10 ईयर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में क्या होने चाहिए, आप रेजिडेंट डिक्लेयर होने चाहिए यहाँ पर एटलीस्ट 2 ईयर। सुनो, अब ध्यान से सुनना, इसको क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 370 डे आउट ऑफ द 7 ईयर। ये कह रहे हैं रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, ये मेरा असेसमेंट ईयर है। ठीक है, इसको थोड़ा क्लीन कर दो, थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। ठीक है, अब ये मेरा क्या है, ये मेरा असेसमेंट ईयर है, ये मेरा प्रीवियस ईयर है। इसके अंदर जो मेरे पिछले 7 साल बनेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स कि 2020-21 ये 19-20 हो गया और 18-19 हो गया। मीन्स कि पिछले 7 साल के अंदर कम से कम आपको 730 दिन यहाँ पर रहने होंगे। क्या मैम हम इसका प्रैक्टिकल समझाएंगे? आप पहले रूल समझिए, फिर हम आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे। मैंने आपको बोला ना कि मैं आपको कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले, पर्टिकुलर एग्जाम्पल भी देने वाले, तो पहले एग्जाम्पल तो समझो। अनुष्का को बहुत जल्दी रहती है। सुनो मेरी बात, पिछले 7 प्रीवियस ईयर के 7 ईयर के अंदर कम से कम आप 730 दिन रहे होने चाहिए।
कहते ठीक है काउंट करने पड़ेंगे, हो जाएगा। और एंड और साथ में ये भी कंफर्म करनी है, दैट मीन्स कि पिछले 10 साल के अंदर कम से कम 2 साल आप क्या होने चाहिए, रेजिडेंट होने चाहिए। यहाँ पर बच्चे लिखा है एंड, मैंने यहाँ पे लिखा है और का मतलब था इस सिचुएशन में से और इस कंडीशन में से, दोनों में से कोई भी फुलफिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं हो रही तो इनको पूरा कर दो, ये नहीं हो रही तो इसको पूरा कर दो, इन दोनों में से कोई एक जरूरी था, एनीवन सेटिस्फाइड करना जरूरी था। बट यहां पर तो ये बोला गया है बोथ कंडीशन अगर आप सेटिस्फाइड करेंगे ना, बोथ कंडीशन अगर सेटिस्फाइड करेंगे ना, तो आपको एक नया नाम दिया जाएगा। हम इसके भारत के साथ आपका बहुत गहरा रिलेशनशिप है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। उसे हम कहेंगे कि आप रेजिडेंट तो है, बिल्कुल बढ़िया, पर आप क्या है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। मीन्स कि भारत के साथ आपका बहुत गहरा रिलेशनशिप है। मैम अगर इनमें से मैंने इनमें से एक कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया, दूसरी को ना किया तो कहते तब भी काम नहीं चलेगा। अगर मैंने पहले को कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं किया, दूसरी को कर दिया तो कहते तब भी काम नहीं चलेगा। अगर मैंने दोनों को सेटिस्फाइड नहीं किया तो कहते तब भी काम नहीं किया। इन तीनों को सिचुएशन को एक नाम दे दिया गया कि आप रेजिडेंट तो हैं बट आप नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? मैंने आपको क्या बोला है कि सबसे पहले मेरे को क्या देखना है कि मुझे रेजिडेंट देखना है स्टेटस, तो उसके लिए मैंने बोला कि आपके लिए बेसिक कंडीशन है। बेसिक कंडीशन क्या कहती है कि भाई या तो 182 दिन या फिर और लगा हुआ है 60 डेज का कॉन्सेप्ट प्लस में 365 डे की प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, वो भी 4 ईयर के अंदर। इन दोनों में से किसी एक को सेटिस्फाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको करो, इसको ना करो, इसको करो, इसको ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप रेजिडेंट डिक्लेयर हो जाएंगे। पर अब ये देखना है कि भारत के साथ आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या नहीं है, तो उसके लिए आपको एडिशनल कंडीशन दी गई है। एडिशनल कंडीशन ये कहती है कि हाँ जी, आपको 730 दिन पिछले 7 सालों के अंदर और 2 ईयर पिछले 10 सालों के अंदर कम से कम आपको एटलीस्ट रेजिडेंट होना चाहिए। ये अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी तो आप क्या कहला जाएंगे, ऑर्डिनर रेजिडेंट कहलाए जाएंगे। अगर इनमें से किसी एक को भी नहीं किया तो आप नॉन ऑर्डिनर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ये था बेटे, अगर आपको ये पूरा चार्ट समझ में आ गया ना, तो मैं आपको आश्वासन दे रही हूं कि आपने पूरा चैप्टर समझ लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाली। अगर आप अब थ्योरी पढ़ेंगे, अब इसमें पढ़ो, चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो सिटीजनशिप और रेजिडेंट में अभी मैं फर्क बताऊंगी, 2 मिनट रुकिए। मैंने आपको बताया रेजिडेंट स्टेटस क्यों निकाला जाता है, क्योंकि ये जानने के लिए कि आपकी इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी। रेजिडेंट स्टेटस मीन्स वेदर ए पर्सन इज कंसिडर अ रेजिडेंट इन इंडिया और नॉन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द इनकम टैक्स पर्पज के कारण ही आपका निकल जाता है। मीन्स कि आपको ये देखने के लिए कि आपकी इनकम के ऊपर कहाँ पर टैक्स लगाया जाएगा, इंडिया के अंदर लगाया जाएगा या बाहर लगाया जाएगा, ये डिसाइड करने के लिए बेस्ड है ऑन द नंबर ऑफ डे ए पर्सन स्टे इन इंडिया, कि कितने टाइम तक आप एक पर्सन इंडिया में स्टे कर रहा है। ये कैसे पता चलेगा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 में पता लगेगा। क्यों? मैं किसके साथ रिलेशन देख रही हूँ? पर्सन के साथ रिलेशन देख रही हूँ। क्या मैंने आपको बताया? मैंने अगर मुझे पर्सन के साथ रिलेशन देखना है तो अंडर सेक्शन 6 में बताया जा रहा है। दैट मीन्स हमें ये देखना पड़ेगा कि हाँ पर्सन का स्टेइंग पीरियड कितना है, बताया मैंने। ओके जी, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे इंडियन सिटीजन है, ठीक है, जो वर्क कर रहा है दुबई के अंदर, मतलब है भारत का, काम कर रहा है दुबई के अंदर, तो यहाँ पे कहते हैं ही कम टू बी इंडिया फॉर द जस्ट 40 डे टू मीट हिज फैमिली। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या ये जो इनकम जो दुबई में कमा रहा है ये इंडिया को देगा या दुबई में कर देगा, ये जानने के लिए हमें रेजिडेंट स्टेटस निकालना पड़ेगा। या फिर जोन है यूएसए का सिटीजन है पर आईटी कंपनी है बेंगलुरु के अंदर और इंडिया के अंदर स्टे कर रहा है 10 महीने साल के अंदर, तो ये देखो रह कहाँ रहा है, इंडिया में, कमा है वैसे कहाँ का, यूएसए में। तो इन सबके आंसर देने के लिए हमें रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ना पड़े, है ना। अच्छा, रूल क्या है ये मैंने आपको बताया। रूल आपके इंडिविजुअल के लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 है, कंपनी के लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 है, अदर पर्सन करने के लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 है। ठीक है, हमने रेजिडेंट पढ़ना है। रेजिडेंट पढ़ने के लिए देखना है कि रेजिडेंट है या नहीं है, तो सबसे पहले हमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी? बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। बेसिक कंडीशन में क्या बोला है कि भाई 182 डेज और द रेलिवेंट और मोर, मीन्स की 182 डेज या फिर इससे ज्यादा रेलिवेंट ईयर के अंदर क्या होना चाहिए, वो स्टेइंग पीरियड होना चाहिए, और 60 डेज या फिर 60 डेज से ज्यादा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में,
365 डेज, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रीसीडिंग लिखा हुआ है, प्रीसीडिंग प्रीवियस 4 ईयर के अंदर क्या होना चाहिए, बंदा वहां पर रहना चाहिए। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाइड कर देता है तो पर्सन क्या कहलाया जाएगा, रेजिडेंट कहलाएगा। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं करता दैट मीन्स इंडिया के साथ उसका देयर इज अ नो रिलेशनशिप, देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ पर्सन विथ इंडिया, इंडिया के साथ उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो सिंपल सी बात है इंडिया की गवर्नमेंट को वो टैक्स भी नहीं देगा। ठीक है, अब मुझे देखना है कि हाँ मैंने रिलेशन तो देख लिया, अब ये देखना है कि भाई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या फिर मेरा वीक रिलेशनशिप है। तो इस सिनारियो में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एडिशनल कंडीशन को चेकआउट करना पड़ेगा। एडिशनल कंडीशन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में दी हुई है, जल्दी से चलो उसको भी चेक करते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना इस ग्राफ के अंदर, यही बात बेटे यहाँ लिखी हुई है। मैंने आपको समझाने के लिए काफी सारे तरीके बनाए, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता ना, तो सबको समझ में अलग अलग तरीके से आ सकता है, तो हर तरीके को मैं अप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। चलो, एडिशनल कंडीशन किस लिए है, टू बिकम अ रेजिडेंट, ऑर्डिनरली रेजिडेंट, द पर्सन मस्ट बी सेटिस्फाइड द बोथ द एडिशनल कंडीशन। ऑर्डिनरली रेजिडेंट होने के लिए पर्सन को जरूरी है कि दोनों की दोनों कंडीशन को भाई सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। कौन कौन सी है, कि रेजिडेंट होना चाहिए इन इंडिया एट लीस्ट 2 आउट ऑफ द 10 ईयर, 10 सालों में से कम 2 साल वो क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। या फिर स्टे इन इंडिया एट लीस्ट 730 डेज इन द लास्ट 7 ईयर, कि 7 सालों में से पिछले 7 सालों में से 730 दिन वो क्या रहना चाहिए, भारत में रहना चाहिए। ठीक है, इसके बीच में लगा हुआ बेटे एंड, जरूरी है ध्यान में रखना। अगर उसने दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया तो पर्सन क्या कहला जाएगा, रेजिडेंट तो हो ही गया क्योंकि हमने बेसिक कंडीशन को फुलफिल किया हुआ है, और ऑर्डिनरली रेजिडेंट तब हो गया जब इसने एडिशनल कंडीशन को फुलफिल कर लिया। कहते ठीक है, अगर अब यही बात है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो रेजिडेंट होता है जो केवल बेसिक क्राइटेरिया को मीट नहीं करता, वो साथ ही साथ बहुत डीपर टाई करता है इंडिया के साथ, मींस कि बहुत गहरा संबंध है हमारे भारत के साथ। ठीक है, अच्छा टैक्स इंप्लीकेशन क्या होगा, ये कह रहे हैं कि आप चाहे कहीं के पे कमा रहे हो, चाहे आप इंडिया में कमा रहे हैं, चाहे आप भारत से बाहर कमा रहे हैं, वो हमेशा आपके भारत में टैक्सेबल होगा। ध्यान रखना है इसका, क्योंकि इसका इंडिया के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो गया ना। मैंने बोला यहाँ पे रेजिडेंट के आगे 2 पार्ट, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। इसका भारत के साथ बहुत गहरा रिलेशन हो गया है। ये कह रहा है कि अब भारत में कमाए या फिर भारत के बाहर कमाए, तुम्हें हर जगह से इंडिया को ही क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब क्या हुआ कि हु इज अ रेजिडेंट इन इंडिया, वो भारत का निवासी तो है क्योंकि इसने कौन सी कंडीशन फुलफिल की है, बेसिक कंडीशन फुलफिल की है, पर वो फेल हो गया भाई सेटिस्फाइड करने के लिए, कौन सी, एडिशनल कंडीशन को फुलफिल करने में, है ना, फॉर द करंट ईयर, बट डज नॉट मीट द कंडीशन टू क्लासिफाइड एज अ ऑर्डिनरी के अंदर क्लासीफाई आने के लिए उसे जो कंडीशन दी गई थी वो उससे मीट आउट नहीं कर पाया है। समझ में आया, ये अभी होल्ड कर लीजिए। मैं अभी आपको जब इसके इंसिडेंस वाला केस करवाऊंगी ना, ये वाला सेक्शन 5 वाला, इसे हम ना एक और नाम से जानते हैं, एक सेकेंड, इंसिडेंस ऑफ इनकम, एक और नाम से जानते हैं क्या, नहीं इसे यही बोला जाता है इंसिडेंस ऑफ इनकम, तब वहां पर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो फिर नॉन रेजिडेंट का मतलब क्या है, जिसने क्या ना किया हो, ना तो बेसिक कंडीशन को फुलफिल किया हो ना ही एडिशनल कंडीशन को फुलफिल किया है। क्लियर है, देखो ये वाली सिचुएशन बात की जा रही है, जिसने कोई भी कंडीशन फुलफिल ना की हो उसे हम नॉन रेजिडेंट कहेंगे। इफ अ पर्सन डज नॉट सेटिस्फाई एनी बेसिक कंडीशन, कोई भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं की, तो सिंपल सी बात है एडिशनल कंडीशन के ऊपर तो तभी जाएगा ना जब पहला, ये कह रहे हैं ना कि आप बीकॉम क्लास में, बीबीए क्लास में, एमकॉम क्लास में, मतलब क्लास जब आप सेकंड क्लास में तब होंगे ना जब आपने फर्स्ट क्लास को क्लियर किया होगा। अब फर्स्ट क्लास कौन सी थी, बेसिक कंडीशन थी, सेकंड क्लास में तो तभी पहुंचेंगे ना जब आपने बेसिक कंडीशन फुलफिल की हो। बेस क्लियर ही नहीं है तो आप सेकंड चैप्टर पे कैसे पहुंच जाएंगे भाई, नहीं पहुंच सकते।
क्या इतना क्लियर है बच्चे? इतना क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस पेज को क्लियर कर देते हैं। अब मैं एक बार इसको दोबारा से राइट कर लूँ, इतना आप इतने ये पीडीएफ जल्दी से रीड कीजिए, जल्दी से। चलो अब इसके कुछ एक एक्सेप्शनल रूल पढ़ लेते हैं, जो कि 60 डेज का जो रूल है ना वो अप्लाई नहीं होगा। ऐसे मतलब कि जो हमने अभी डिस्कस किया कि हाँ जी हमारे पास बेसिक कंडीशन है, एडिशनल कंडीशन है। एडिशनल कंडीशन किन के लिए है कि रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को चेकआउट करने के लिए, और बेसिक कंडीशन किसके लिए थी कि भाई तुम रेजिडेंट हो या नहीं हो। देन उसके बाद ये देखना है कि आप रेजिडेंट ऑर्डिनरली है या फिर रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली है। क्या आपको ये दोनों कंडीशन आगे समझ में? चलो तो ठीक है। अब ये कहते हैं कि जो ये वाला रूल है ना 60 डेज वाला, ये 60 डेज वाला रूल है ना, ये कहां कहां पर अप्लाई नहीं होगा। इसके 2 से 3 एक्सेप्शन रूल्स हैं, वो समझने बच्चे। आसान से है, बिल्कुल बिल्कुल आसान से। ये कह रहे हैं कि जब कोई इंसान, पहला केस ये कह रहे हैं जब कोई इंसान इंडिया को परमानेंटली छोड़ के जा रहा है। परमानेंटली लीव किस लिए करेगा भाई? एम्प्लॉयमेंट पर्पज से करेगा ना। तो जिसमें ये बोला है कि अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं, फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, किस लिए? एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस सिनारियो के अंदर अगर आपको ये हम अब आपको मैं कह रही हूँ कि अब मुझे क्या करना है, मैं बाहर जा रही हूँ, परमानेंटली मैं छोड़ के जा रही हूँ, मैं यूके जा रही हूँ, ठीक है, मैंने इंडिया को लीव कर दिया। तो अब आगे आने वाले टाइम में मेरा क्या क्या चीजें देखी जाएंगी मुझे एज ए रेजिडेंट डिक्लेयर करने के लिए। मेरी इनकम, अगर जो मान लो मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, यहाँ से मेरी इनकम जनरेट हो रही है, सरकार कह रही है भाई टैक्स देना है, पर मैंने कहा कि भाई पहले रेजिडेंट स्टेटस मेरा चेक तो करो, मुझे आपको देना है, मैं यूके वाली गवर्नमेंट को दूंगी। तो उन्होंने बोला कि अब आप तो बाहर चले गए हैं एम्प्लॉयमेंट पर्पज से, तो आपके लिए स्पेशल केस अप्लाई होगा। क्या होगा? ये कह रहे हैं कि जो पहली कंडीशन थी ना बेसिक कंडीशन की 182 डेज की, आपके ऊपर बस वही अप्लाई होगी। कहने का मतलब ये है कि जो हमने पहले डिस्कस किया है कि पिछले साल के अंदर कम से कम आपको 182 दिन तक यहाँ पर रहना होगा। क्या मैम फिर हम ये वाला ऑप्शन हमारे लिए नहीं है? नहीं, ये आप अप्लाई नहीं करेंगे। आपके लिए जस्ट एक ही कंडीशन है, आप इसको चेकआउट करो, दैट्स इट। कहते ओके। मैंने कहा मैम ये तो हमने कर दिया, क्या फिर हमें एडिशनल कंडीशन भी अप्लाई होगी? एडिशनल कंडीशन बच्चे सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। बस इतना सा ही फर्क है कि आपको ये वाली कंडीशन नहीं चेक करनी, बस बेसिक कंडीशन को अंदर आपके पास केवल एक ही ऑप्शन रह गया। कहते ठीक है। सेकंड केस क्या आता है, अगर आप किसी इंडियन मेंबरशिप के जो क्रू के मेंबर होते हैं ना, ठीक है, क्रू के मेंबर को कभी इधर जाना होता है, कभी उधर जाना होता है, कभी यहाँ, कभी इंडिया, कभी यूके, कभी कनाडा, कभी यूएसए, अलग अलग बॉर्डर पे अलग अलग जो शिपिंग बिजनेस होता है ना, मेंबरशिप होती है, उसकी अंदर शिपिंग बिजनेस में ये उनकी नौकरी लग गई है, ठीक है, ये भी एम्प्लॉयमेंट पर्पज ही है। अगर आप इस सिचुएशन में भी जा रहे हैं तो इस केस में भी आपके ऊपर ये पहली कंडीशन अप्लाई होगी, ये वाली अप्लाई नहीं होगी। 160 डेज वाली एडिशनल कंडीशन को चेकआउट करने के लिए सेम प्रोसीजर है। क्या इतना समझ में आया? 2 एक्सेप्शनल केस बताए मैंने, एक तो एम्प्लॉयमेंट पर्पज और एक क्रू मेंबर। जल्दी से इसको यहां से पढ़ते हैं कि ये कह रहे हैं कि फॉर द सर्टेन पीपल, कुछ एक सिलेक्टेड पीपल्स हैं जिनके ऊपर 60 डेज की जो कंडीशन है वो रिप्लेस करके क्या कर दी गई है, 182 डेज कर दी गई है, और कुछ सिचुएशन में 120 डेज कर लिया। अभी 120 का मैं समझाऊंगी, पहले 182 डेज का समझिए। कहने का मतलब कि जब पहले आपके ऊपर 182 डेज प्लस में 60 डेज के लिए आपके पास ऑप्शन था कि भाई कोई भी आप सिचुएशन को आप सेटिस्फाइड कर दो, कोई भी कंडीशन को आप सेटिस्फाइड कर दो, आपको रेजिडेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बट यहाँ पे क्या बोला गया, अब आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है, आपके पास जस्ट ओनली 182 डेज का ही कंसेप्ट है कि प्रीवियस ईयर के अंदर आप 182 डेज भारत में रहिए और उसके बाद आपको रेजिडेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एडिशनल कंडीशन एज इट इज सेम है जो कि हमारी पहले भी थी। क्या इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। वो कौन कौन है, पढ़ो इसको जल्दी से। इंडियन सिटीजन लीव फ्रॉम इंडिया फॉर देयर इज एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए छोड़ रहे हैं या फिर एज ए क्रू मेंबर इन द इंडियन शिप के लिए, तो उनके लिए 182 डेज का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, इंडियन सिटीजन अगर मैं बात करूं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, भाई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब समझिए, इनके लिए भी अलग कॉन्सेप्ट है। थर्ड पॉइंट, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है बच्चे कि जिनके पेरेंट्स हो गए या फिर मैं कहूँ ग्रैंड पेरेंट्स, जैसे आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, जो ये पर्सन है ना, उनका जो जन्म है ना, बॉर्न, उनकी जो जन्म है ना भारत के
अनडिवाइड होने से पहले हुआ था, मीन्स कि भारत का पार्टीशन नहीं हुआ था उससे पहले ही उनका जन्म हो गया था। और अब आप हैं और आप गए हुए हैं बाहर, अब उनकी प्रॉपर्टी होगी, सिंपल सी बात है इंडिया के अंदर, है ना। आप उन्हें देखने के लिए आ रहे हैं या फिर उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, उस प्रॉपर्टी से आपको इनकम भी होती होगी या नहीं होती होगी। तो ये आपके लिए एक्सेप्शनल केस है। रूल नंबर कौन सा, एक सेकंड, रूल नंबर 6 सबसेक्शन 1 ए के बारे में बात करता है। ये कहते हैं कि इन केस अगर आप इंडियन ओरिजिन है तो यहाँ पे आपकी 2 कंडीशन चेकआउट की जाएगी, 3 कंडीशन चेकआउट की जाएगी। पहली बात तो 182 डेज एज इट इज सेम है यहाँ, तो प्रीवियस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में आपको ये देखना है। अब यहाँ पे तो बिल्कुल कैंसिल था, ये दोनों पॉइंट में कहीं पर भी कुछ नहीं देखना था। अब यहाँ पे कहते हैं ये एक सिचुएशन चेंज हो गई है, 60 डेज की बजाय आपको यहाँ पे 120 डेज, वही सेम रेलिवेंट प्रीवियस ईयर प्लस में 365 डेज प्रीसीडिंग प्रीवियस 4 ईयर। बस ये वाला चेंज हुआ बच्चे, जो बॉक्स में मैंने डब्बे में डाला ना मैंने, चलो मैं इसको अलग से कलर से करती हूँ जिससे भी आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए। ये चेंज हुआ है किसमें, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में, ठीक है। बेसिक कंडीशन ऐसे चेकआउट की जाएगी, या तो ये सेटिस्फाइड कर दो या फिर तुम ये कर दो। कहते हैं ठीक है। अच्छा, अगर तुम ये सेटिस्फाइड कर रहे हो, एडिशनल कंडीशन चेक करनी है, मैं क्या, हाँ जी चेक करनी है, बट ओनली दिस केस, देयर इज अ 2 केस। ये थोड़ा सा भाई एक्सेप्शनल है तो आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। 2 कंडीशन है, थोड़ी कंडीशन नहीं कहेंगे, 2 केस है, अरे 2 केस है। एडिशनल कंडीशन कब चेक करनी है, अगर आपकी इनकम अप टू 15 लाख है तब आपको अपनी एडिशनल कंडीशन सेम अप्लाई होगी, सेम एडिशनल कंडीशन अप्लाई, दैट्स इट। अगर मैम 15 लाख से ऊपर गई तो सुनो मेरी बात, अगर आप एक्सीड कर जाते हैं, मतलब आपकी इनकम जो कि भारत से जनरेट हुई है, भारत की प्रॉपर्टी से जनरेट हुई है, बाहर से इनकम जनरेट हुई है, फॉरेन की इनकम उसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो इस केस में आपको एडिशनल कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। तो मैम कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग है वीक है, कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं देखने की जरूरत है, हम आपको जबरदस्ती क्या मान लेंगे, रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर तुमने चेक भी कर ली ना और तुम लोग रेजिडेंट डिक्लेयर हो गए तब भी हम आपको क्या मानेंगे, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मानेंगे। क्या समझ में आया, कंक्लूड करूं इसको मैं, एम्प्लॉयमेंट पर्पस मेंबर ऑफ क्रू मेंबर है, उस केस में आपको किसी भी तरीके से आपको 60 डेज वाली कंडीशंस नहीं देखनी है। कहते हैं बिल्कुल ठीक है, बस हमें क्या करनी है, वह 182 डेज की कंडीशन देखनी है और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या नहीं है, रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, बेसिक कंडीशन आपकी सेम एज इट इज है। कहते ठीक है, बट इंडियन क्रू मेंबर के अंदर आपके पास 2 केसेस आते हैं। आपको यहाँ ये देखना है कि हाँ जी आपकी जो इनकम है 15 करोड़ से कम है या उतनी है, 15 करोड़ तक है, तो आपको एडिशनल कंडीशन भी देखनी है और 182 डेज का कॉन्सेप्ट लगाना है, 122 डेज का, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर 15 करोड़ से ज्यादा एक्सीड कर जाते हैं, मान लीजिए आपकी यहाँ पे 20 करोड़ इनकम है जो भारत से आ रही है, तो आपको ये बोलेंगे कि आपको एडिशनल कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली हम क्या मान लेंगे, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब यहाँ देखो, एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड 182 डेज, क्रू मेंबर 182 डेज। अगर आपकी इनकम कम है 15 लाख से, मैंने करोड़ लिख दिया, आई थिंक लेट मी क्रॉस, हाँ मैंने करोड़ लिख दिया, सॉरी फॉर दैट बच्चे, आप यहाँ पे लैक करेंगे, हाँ यहाँ पे लैक है, मैंने यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी आ गई थी तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। 15 लाख से कम है तो आपको 182 डेज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, एडिशनल कंडीशन सेम एज इट इज है। यहाँ पे भी एडिशनल कंडीशन अप्लाई होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी, बट यहाँ पे किसी भी तरीके की एडिशनल कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, डीम्ड रेजिडेंट कहेंगे। जबरदस्ती तुम्हें सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ए के अंदर बात कर रहे हैं, सेक्शन 6 सबसेक्शन ए के अंदर बात कर रहे हैं, ये डीम्ड रेजिडेंट का है केस। मींस कि जब हम कह रहे हैं कि भाई मैं जबरदस्ती तुम्हें रेजिडेंट डिक्लेयर कर रही हूँ, जबरदस्ती तुम्हें भारत के अंदर ही क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, कंसीडर किया जा रहा है, तुम्हें ट्रीट किया जा रहा है, भाई तुम रेजिडेंट हो। कब होगा, कि जब आप किसी और कंट्री में, सिंपल सी बात है, किसी और कंट्री में आप टैक्स नहीं देते मिलेंगे और आप इंडियन सिटीजन है,
अब आ जाओ इंडियन सिटीजन का मतलब समझते हैं। इंडियन सिटीजन का मतलब होता है बच्चे कि जैसे मैं कहूँ ना, जितने भी बच्चे हैं उन सबका, आई थिंक जितने भी इंडिया के अंदर देख रहे हैं मेरी ये वीडियो, ठीक है, सबका जो जन्म है इंडिया के अंदर हुआ है। तो जो जन्म प्लेस ऑफ बर्थ होता है ना, उसे हम सिटीजनशिप कहते हैं। सबका इंडिया में हुआ है तो आप सभी जने इंडियन सिटीजन हैं। बट रेजिडेंट क्या होता है कि आप कितने टाइम तक इंडिया में रहे हैं, काउंटिंग करो भाई, 1 2 3 4 5 6। आप जनवरी में आए हैं, आप रहते, जैसे मैं कहूँ यूके में रहती हूँ, अब दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए मैं 1 तारीख को अपने यहाँ पे आ रही हूँ वापस, ठीक है, मैं 1 तारीख को आ गई, मैंने कहा मैं 31 को जा रही हूँ, 31 अक्टूबर को मैं वापस जा रही हूँ, ठीक है, पूरा महीना मैं सेलिब्रेट करूंगी, तो ये महीने मेरे को कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है, समझ पा रहे हैं। ये क्यों कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि मुझे ये देखना है कि भाई मेरी इनकम टैक्स कितना बन रहा है, कितना मुझे आईटीआर फिल करनी है, ये टैक्स के पर्पज से कैलकुलेट करने हैं। बट जब हम जॉब लगते हैं ना, हमारी गवर्नमेंट जॉब लगती है, तो आपकी वेरिफिकेशन में, कभी आपकी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन हुई हो तो आपको पता होगा, जब मेरी हुई थी वेरिफिकेशन, तो ये सभी चीजें हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है। स्पेशली ये क्यों की जाती है, वेरीफाई करने के लिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपके नेम है, आपके जितने भी आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म फिल में, तब उसमें क्या होना चाहिए, आपका सेम से मैच होना चाहिए आपके पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप इंडियन सिटीजन हैं और फिर भी आप किसी कंट्री के अंदर टैक्स नहीं दे रहे, तो यहाँ पे ये बोलेंगे कि ये देखेंगे कि आपकी इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा है, कैसी इनकम, इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो आपको यहाँ इंडिया के अंदर ही टैक्सेबल करना पड़ेगा, डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ओके, समझ में आया। तो यहां पर आपका जो टॉपिक नंबर फर्स्ट था, मैंने बोला था ना कि ये थोड़ा सा लेंथी है इंडिविजुअल का, ये अब आपका फिनिश हो चुका है, ठीक है। एचयूएफ का देखें, एचयूएफ का मतलब क्या होता है, एचयूएफ का मतलब होता है बच्चे, एचयूएफ का मतलब होता है कि आप का जो फैमिली बिजनेस है ना, क्योंकि एचयूएफ की ना प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन इनकम टैक्स में। एचयूएफ क्या होता है कि जो हमारा फैमिली बिजनेस होता है ना, जैसे दादाजी के फिर बच्चे हैं, ठीक है, वो उस पूरे बिजनेस को संभाल रहे हैं। जैसे हलवाई की दुकान का एग्जांपल ले लेते हैं, पहले दादाजी संभाल रहे थे, अब उनके बच्चे संभाल रहे हैं, अब उनके भी बच्चे संभाल रहे हैं, तो पूरा फैमिली बिजनेस संभाल रहे हैं, है ना। अब उससे भी इनकम जनरेट हो रही है, अब इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी, तो रेजिडेंस स्टेटस तो देखना पड़ेगा। तो ये तो भाई इनका बिजनेस है, तो बिजनेस का ये देखेंगे कि भाई कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ हो से हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है भाई ये फैमिली बिजनेस ऑपरेट आउटसाइड इंडिया से हो सकता है, नहीं हो सकता, आउटसाइड इंडिया से हो रहा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई ये इंडिया से हो सकता है, नहीं हो सकता। जैसे मैं कहूं कि चाहे कंप्लीट हो, होली हो, या फिर पार्शियली हो, मीन्स की आधा अधूरा हो, कुछ तो परसेंटेज होनी चाहिए, मीन्स की कंट्रोल, मीन्स की जो डिसीजन लिया जाता है भाई ये करना है, ऐसे करना है, दिवाली पे इतने क्विंटल मिठाइयां बनानी है ना, ये डिसीजन कौन ले रहा है, इंडिया से हो रहा है। कहते हैं अच्छा इंडिया से हो रहा है तो डिक्लेयर कर दो भाई उसको रेजिडेंट। कहते हैं अच्छा मैम, हमें क्योंकि हमें क्या देखना है, रिलेशन देखना है भाई इंडिया के साथ है या नहीं है। मैंने कहा कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है, कहते हैं हाँ जी हो रहा है, तो ठीक है। अगर नहीं हो रहा, मीन्स की कंप्लीट डिसीजन अगर बाहर से हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे कि वो इंडिया की कंपनी नहीं है, उसे हम नॉट रेजिडेंट कहेंगे, नॉन रेजिडेंट कहेंगे, एनआरआई, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इतना समझ में आया। अच्छा, क्या मैम इसमें भी स्ट्रॉन्ग वीक ये भी देखेंगे? हाँ जी बिल्कुल देखेंगे। केवल यही 2 केस है बच्चे, ध्यान से सुनना, केवल यही 2 केस हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रेजिडेंट भी देखते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी देखते हैं, रेजिडेंट भी देखते हैं, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। कौन कौन से? एक तो इंडिविजुअल और एक एचयूएफ। ओके मैम ये तो समझ में आ गया। अब फर्म है हमारी, इसके अंदर रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, ये चीज देखने के लिए मैंने फर्म के अंदर, बिजनेस के अंदर कंट्रोल देखा, मैं क्या हाँ जी। अब रेजिडेंट देखने के लिए क्या करना पड़ेगा मैम, आगे रेजिडेंट स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। अब यहाँ पर जो आपका बिजनेस का जैसे जो मेन हेड होता है, फैमिली एचयूएफ में मेन हेड कौन होता है, जो सब कुछ संभालता है, कर्ता होता है। कर्ता कौन था, जैसे मैं ये कहूँ कि आपके घर में सबसे ज्यादा डिसीजन कौन लेते हैं, दादाजी लेते हैं या पापा जी लेते होंगे, है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे ना कि सारा कर्ता धरते पापा जी है, मम्मी जी है, ऐसा होता है ना। तो अब उस पर्सन को चेक करेंगे, मीन्स की अब आपके दादाजी को पकड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन हेड है, ठीक है, उसको पकड़ेंगे।
अब उसका ये देखेंगे कि हाँ वो 370 डेज आउट ऑफ 7 ईयर में से यहाँ रहा है, या फिर मैं कहूँ कि 2 ईयर आउट ऑफ 10 ईयर में से ये इंडिया के अंदर स्टे रहा है। ये दोनों अगर कंडीशन उसने सेटिस्फाइड कर दी, जो कि हमारी नॉर्मली एडिशनल कंडीशन थी, अगर वो दोनों सेटिस्फाइड कर देता है, अगर बोथ सेटिस्फाइड, तो क्या कहला जाएगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। अगर उसमें से एनी वन, ठीक है, एक कर दी, एक भी कर दी, एक नहीं करी, दूसरी पहली नहीं की, पहली कर दी, दूसरी कर दी, या दोनों नहीं की, मीन्स कि अगर इन दोनों में से किसी एक को भी उसने फुलफिल नहीं किया ना, तो रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट डिक्लेयर हो जाएगा। क्या इतना क्लियर समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट ना बहुत इजी है, आई थिंक समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को रिकॉल बार से रिपीट करके देख लेना, ठीक है। और फिर भी ना समझ में आया तो भाई कमेंट सेक्शन सब बच्चों के लिए, सो कमेंट कर देना, मैं फिर रिपीट करके समझा दूंगी, एक छोटी वीडियो भी बना देंगे इसके लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? सुनो ध्यान से, HUF बिजनेस है, बिजनेस का सबसे पहले कंट्रोल देखना है, रेजिडेंट है या नहीं है। अगर कंट्रोल भारत में एक छोटा सा परसेंटेज भी है, 2%, 1%, 50%, 50, 70%, जितना भी, ठीक है, बट कुछ ना कुछ परसेंटेज उसका कंट्रोल इंडिया से होना चाहिए, कहते हैं तो रेजिडेंट डिक्लेयर हो गया। अब आगे ऑर्डिनरली है या फिर कैसे है, उसको चेकआउट करने के लिए जो हमारे कर्ता को पकड़ेंगे, कर्ता की एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। अब नोट्स में आ जाओ, नोट्स में आ जाओ। HUF क्या है, डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स के ऊपर। पहला फैक्टर क्या है कि भाई लोकेशन देखेंगे कि हाँ कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है, भाई कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है। अगर पूरा या फिर आधा अधूरा इंडिया से हो रहा है, दैट मीन्स वो कंपनी क्या कहलाई जाएगी, वो रेजिडेंट कंपनी कहलाई जाएगी, है ना। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर का मतलब क्या हुआ कि इन फैक्ट एंड नॉट मेयरली द राइट ऑफ कंट्रोल एंड द मैनेज, द प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज प्लेस वेयर द हैंड एंड सिट एंड डायरेक्टिंग पावर आर सिचुएटेड। कहाँ पर वो पावर है जहां से हम पूरे बिजनेस को संभाला जा रहा है, उस जगह को देखा जाएगा, भारत से है या भारत से बाहर है। इट इज नॉट नेसेसरी, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मस्ट बी सिचुएटेड प्लेस वेयर बिजनेस और प्रोफेशन इज टू बीइंग कैरिड ऑन। ये जरूरी नहीं है कि मैंने कहा कि जैसे मैं कहूँ बेंगलुरु में बिजनेस हो रहा है, ठीक है, पंजाब में बिजनेस हो रहा है, लुधियाना में बिजनेस हो रहा है और मुरादाबाद में बिजनेस हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ वहीं पर वो बंदा होना चाहिए, वही प्लेस होना चाहिए, नहीं। इंडिया के किसी भी प्लेस से अगर उसका कंट्रोल हो रहा है ना, इंडिया इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मस्ट बी सिचुएटेड होली, मींस की कंप्लीट बाहर है, एक भी परसेंटेज इंडिया से बिलोंग नहीं करता, तो उसे हम नॉन रेजिडेंट कहेंगे, ठीक है। ऑर्डिनरली है या फिर नॉट ऑर्डिनरली है, तो ये डिपेंड करता है भाई, ये डिपेंड करता है जो करता है किसका, HUF का, मींस की करता धरता कौन है, इसकी हम एडिशनल कंडीशन भी देख लेंगे। एडिशनल कंडीशन में दैट मींस जो मैनेजर है, ठीक है, अगर वो फेल हो जाता है एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करने में, उसे हम क्या कहेंगे, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहेंगे। आई थिंक ये रिपीट हो रहा है, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। ये देखिए, ऑर्डिनरली किसे कहेंगे, जब वो बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, किसकी, एडिशनल कंडीशन की, ठीक है। जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, वो कैरी कर रही है इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट बिजनेस, ठीक है, इन इंडिया से नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। द कर्ता कहां पर है, स्टे कर रहा है इंडिया के अंदर, एंड मैनेज द अफेयर ऑफ HUF थ्रू द एम्प्लॉई एंड द एजेंट के थ्रू, वो इन चीजों को संभाल है। अब ये थोड़ी ना जो करता है हर जगह अपनी फोटोकॉपी रखेगा, नहीं ना, एजेंट से थ्रू काम चलाना पड़ेगा ना, मैनेजर के थ्रू काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो टैक्स पर्पज क्या होने वाला है, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रेजिडेंट कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसका जो अफेयर्स है, कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, वो कहाँ से हो रहा है, होली इन इंडिया, कंप्लीटली इंडिया से हो रहा है, ठीक है। अगर कुछ परसेंटेज भी होता ना तब भी आप इसको रेजिडेंट कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, एडिशनल कंडीशन सेक्शन 66 और सब सेक्शन 6 क्लॉज ए में दी हुई है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नॉट ऑर्डिनरली दैट मीन्स आपका जो मैनेजर है ना, वो कोई भी सिचुएशन या फिर एक भी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करने में असमर्थ है। नॉट रेजिडेंट क्या होगा, जब आपका पूरा का पूरा बिजनेस आउटसाइड द इंडिया होगा। क्या ये जो मैंने आपको समझाया, क्या मैंने आपको ये जो समझाया, क्या ये नहीं था? हाँ जी, क्या ये नहीं था? बिल्कुल था। चलो अब बात कर लेते हैं, हाँ जी, कंपनी हुई या अदर पर्सन हुआ, इन सब में ना आप केवल एक ही चीज देखेंगे, रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। मतलब मैम हम जब अभी तक जो पढ़ रहे थे एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे, क्या इनमें नहीं करेंगे? मैंने कहा नहीं करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल आसान है, 2 मिनट का काम अभी है। अब मैं ये देखेंगे कि हाँ जी, आपकी जो कंपनी है,
आपकी कंपनी कैसी कंपनी है? हाँ जी, आपकी कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है, मीन्स की इंडियन कंपनी है, इंडिया में सिचुएटेड हुई है, इंडिया के रूल रेगुलेशन लगते हैं, इंडिया के ही अंदर इसके एक्ट के अंदर इसका नाम लिखा गया। कहते हैं अच्छा। या फिर आपकी कंपनी फॉरेन कंपनी है, मैं क्या अच्छा, मीन्स की फॉरेन कंट्री में सिचुएटेड हुई है, फॉरेन कंट्री के रूल रेगुलेशन अप्लाई हो रहे हैं, ये चीज बारे में बात की। अगर वो डोमेस्टिक कंपनी है तो 100% वो कैसी है? रेजिडेंट कंपनी है। दैट मीन्स जो भी कमाएगी इंडिया की गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। कहते ठीक है। फिर आगे फॉरेन कंपनी में ये देखेंगे भाई, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां से हो रहा है? मैम इसका मतलब क्या है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब है कि भाई कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां से हो रहा है। अरे कहां गया? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि की मैनेजमेंट एंड द कमर्शियल डिसीजन, जो डिसीजन होते हैं ना कंपनी के, भाई डिविडेंड देना है नहीं देना, एनुअल जनरल मीटिंग कब बुलाई जाएगी, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कब बुलाई जाएगी, पर्सन के बीच में क्या डिस्कशन है, क्रेडिटर्स कितने क्रिएट किए हुए हैं, कब पेमेंट करनी है, क्या कुछ होगा, जो की डिसीजन होते हैं। अगर वो की डिसीजन आपका इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, चाहे वो कुछ परसेंटेज हो या फिर कंप्लीट हो, अगर वो इंडिया से हो रहा है, ऐसी कंपनी को भी हम रेजिडेंट कहेंगे, इवन वो सिचुएटेड फॉरेन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मींस की कंट्रोल कहीं ना कहीं इंडिया का उसके अंदर हाथ है डिसीजन लेने में, तो उसे हम रेजिडेंट कहेंगे बच्चे। कहते हैं अच्छा, अगर कुछ भी नहीं है, कह रहे कि कंपनी भी बाहर की, चलाने वाले बंदे भी बाहर के, भाई तो कह रहे हैं तो भाई वो नॉन रेजिडेंट है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब आप इंडिया की गवर्नमेंट को आपको टैक्स नहीं देना। ठीक है, या तो इंडियन कंपनी होनी चाहिए या इंडिया के अंदर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होनी चाहिए, तब उसे हम क्या कहेंगे? रेजिडेंट स्टेटस कहेंगे कंपनी का इंडिया के साथ है। नॉन रेजिडेंट का मतलब क्या है? जब आप दोनों के दोनों सिचुएशन को सेटिस्फाइड नहीं करने वाले, दैट मीन्स या तो वो आउटसाइड इंडियन कंपनी है और दूसरी बात उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट बाहर से नहीं हो रहा। नॉट ऑर्डिनरली ऐसा कुछ यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं होता है। सेम इस तरीके से अदर पर्सन जैसे कि लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गए, स्टैट्यूटरीज कॉर्पोरेशन हो गए, इनके अंदर भी यही देखेंगे कि हाँ जी आपका कंट्रोल मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है, चाहे वो आधा हो चाहे कंप्लीट हो, इंडिया से रिलेट कर रहा है ना, दैट्स इट, वो रेजिडेंट है। अगर इंडिया से रिलेट नहीं कर रहा है तो वो नॉन रेजिडेंट है। हो गया भाई, एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया जो अभी तक एग्जाम में आया है, 4 से 5 नंबर में एक हर बार मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आया है, आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, जो इंडिविजुअल थे और एचयूएफ है उनको हम ऑर्डिनरली, नॉट ऑर्डिनरली और नॉन रेजिडेंट में हम बायफॉर्गेट करते थे, बट बाकी इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी हैं उनके दो ही पोर्शन थे, या तो वो रेजिडेंट है या तो फिर वो नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट के आगे बायफॉर्गेशन केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ में ही की गई थी। ठीक है, ठीक है, ये देखो। हाँ जी, कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताइए यहां तक। चले फिर आगे, चले चलो तो फिर अब पहले ना स्कोप ऑफ ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, मैंने आपके लिए इंक्लूड किए हुए हैं। पहले हम ये देखते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम बेस्ड ऑन द रेजिडेंस स्टेटस। अब देखो अभी तक हमने किसके ऊपर कर लिया है? हमने पर्सन के साथ रिलेशन देख लिया कि इंडिया की टैक्सेबिलिटी, सॉरी इंडिया में जो इनकम होगी टैक्सेबल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगी? या तो पर्सन, ये मैंने बताया ना, कलर कौन सा ले, पिंक कलर ले लेते हैं। अभी तक मैंने क्या बताया? पर्सन का रिलेशनशिप बताया नहीं बताया? ये सारे के सारे सेक्शन मैंने बताए नहीं बताए? ये एक्सप्लेन हो गए, ये आगे समझ में। अब ये कह रहे हैं कि अगर पर्सन का रिलेशन नहीं नजर आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, इनकम का ढूंढ लो कि जो इनकम वो बंदा कमा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यूके में रह रही हूँ, ठीक है, मैंने बताया मेरी प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है, जनरेट कहाँ हो रही है? इंडिया के अंदर हो रही है। मेरी रिटायरमेंट हो जाए तो इनकम जहां कहां से जनरेट होगी पेंशन की? इंडिया के कारण। अब ये कह रहे हैं कि पर्सन का रिलेशन नहीं नजर आ रहा तो कम से कम इनकम का निकाल लो, इनकम का निकाल लेते हैं। सुनो भाई, इनकम का निकालने के लिए ध्यान से सुनना इस बात को, ध्यान से सुनना इस बात को। अब देखो, अब मैंने आपको रेजिडेंट में और नॉन रेजिडेंट समझाया, ये दोनों चीजें समझाई। कहते हैं अच्छा, रेजिडेंट में एक आपका रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हुआ, दैट मीन्स उसका भारत के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है,
या नहीं है? मीन्स कि भारत के साथ उसका पक्का पक्का रिलेशन है। मीन्स कि चाहे वो किसी भी एरिया में कमाए, चाहे इंडिया में कमाए या इंडिया से बाहर कमाए, आउटसाइड इंडिया, उसे तो भाई इंडिया की गवर्नमेंट को टैक्स देना ही देना पड़ेगा। आंख बंद करके कहीं भी ऑप्शन आ जाए उसे तो देना पड़ेगा। कहते हैं अच्छा रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उसमें हम कंडीशन चेक करेंगे तब पे करेंगे। और ये भाई क्यों देगा? ये तब देगा जब उसका रिलेशन इनकम का रिलेशन अब अगर इंडिया से, क्योंकि पर्सन का तो रिलेशन निकला ही नहीं है ना। पर्सन से तो ये आउट ऑफ एरिया में, मतलब आउट ऑफ मतलब हमारे दायरे से बाहर होगा कि पर्सन के साथ इसका तो कोई रिलेशन नहीं निकला। अगर इसका इनकम के साथ रिलेशन निकल जाता है तो उसको देना पड़ेगा। सुनो, अब यहाँ पे ना तीन बात आती है कि इनकम अराइजिंग और दूसरा है एक्रूइंग। इनकम अराइजिंग एक्रूइंग कहां हो रही है? इंडिया के अंदर हो रही है। तो भाई कौन कौन टैक्स पे करेगा? अब कोड समझ में आने लगी। अब चलो, मैंने लिखा कि इनकम अराइजिंग एक्रूइंग इंडिया में हो रही है। अब सबसे पहले अराइजिंग एक्रूइंग का मतलब समझना होगा, ठीक है? अराइजिंग एक्रूइंग का मतलब समझना होगा। अराइज का मतलब होता है कि भारत के अंदर वो इनकम जनरेट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या है? बाहर है, ठीक है, यूके के अंदर है, ठीक है, और आपके आप किसी आप इंडियन कंपनी है, कोई आईटी इंडियन कंपनी है, ठीक है, बेंगलुरु में है, आप ऑनलाइन उसके साथ काम कर रहे हैं, आप उसको काम प्रोवाइड करके दे रहे हैं, वो आपको सैलरी दे रही है, ठीक है। अब कंपनी कहाँ है? इंडिया में है। इनकम अराइज कहाँ हो रही है? इंडिया में है। एक्रू का मतलब होता है कि आपने कमा तो लिया, जैसे मैंने कहा कि आपने पूरे महीने काम किया, एट द एंड में 31 तारीख को आपको सैलरी मिलेगी, तो मीन्स की एक्रूड हो चुकी है, मिली नहीं है आपको अभी तक। समझ आ रहे हैं कि आपको मिली नहीं है अब तो अभी तक आपको इनकम इंडिया से रिलेट कर दी है, राइट? आप आईटी कंपनी में काम करते हैं बट ये रह कहाँ रही है? यूके में रही है, ठीक है, बट इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है? इंडिया से जनरेट हो रही है, अराइजिंग और एक्रूइंग। अब ये सिंपल सी बात देखो, क्या इंडिया के साथ रिलेशन आया, सारे के सारे पे करेंगे? कहते हैं बिल्कुल पे करेंगे। ये कह रहे कि इनकम अराइजिंग एक्रूइंग इंडिया में है तो यहाँ पे भी पेमेंट होगी, यहाँ पे भी पेमेंट होगी और यहाँ पर भी पेमेंट होगी, क्योंकि इंडिया के साथ, ये मैंने बोला था ना, या तो पर्सन का रिलेशन निकालो तो टैक्स देना है, या इनकम का रिलेशन निकालो। अब मैंने कहा भाई इनकम का रिलेशन निकल गया है, इंडिया में ही अराइज हो रही है, इंडिया में एक्रू हो रही है, तो यहाँ पर सबको पेमेंट करनी पड़ेगी। कहते ठीक है। अगर इनकम नजर आ रहा है बच्चे, एक बार मैं लिख लेती हूँ, रिसीव्ड हो रही है कहां पर? इंडिया में, ओके, तो फिर रिलेशन नजर आ गया भाई, इंडिया में आपके हाथ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आपकी मान लीजिए ये प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल है, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी है और आप वही सेम एज इट इज रह रुके में रहे हैं और उसके प्रॉपर्टी के वारिस भी आप हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? अब उस प्रॉपर्टी से जो रेंट आ रहा है आपके नाम आ रहा है, रेंट आपके बैंक में क्रेडिट हो रहा है, नहीं हो रहा? तो बैंक में क्रेडिट हुआ, दैट मीन्स इनकम कहाँ पे रिसीव्ड हुई है? इंडिया में रिसीव हुई है। तो क्या सारे के सारे बंदे पेमेंट करेंगे, टैक्स भरेंगे? नहीं भरेंगे। तो कहने का मतलब ये है, इनकम या तो एक्रू है या अराइज है या फिर रिसीव्ड इंडिया है, तो सारे जने पे करेंगे, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट है। अगर इनकम अराइजिंग, एक्रूइंग और रिसीव्ड, अराइजिंग, एक्रूइंग और रिसीव्ड क्या है? आउटसाइड इंडिया है। ओके, दैट मीन्स इंडिया के साथ उसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए आप फॉरेन की कंट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जैसे भी कुछ है, ठीक है, अब वहीं पे जनरेट हो रही है, वहीं पे अराइज हो रही है, वहीं पे रिसीव हो रही है। अब कौन टैक्स भरेगा भाई? अभी कहेंगे हम कोई भी नहीं भरेंगे, है ना, बट नहीं बचे। अब मैंने क्या बताया था, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, ये जो पर्सन था ना, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, मैंने क्या बोला? चाहे वो इंडिया में कमाए या वो बाहर कमाए,
भारत के साथ उसका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि चाहे आप इंडिया में कमाओ या बाहर कमाओ, आपको तो टैक्स देना ही देना है। ठीक है, मैं क्या, ये तो गलत बात हो गई है, तो फिर मैम इसको भी देना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए आपको एक चीज चेक करनी पड़ेगी। क्या? कि जो कंपनी है ना, जहां पर ये इनकम जनरेट हो रही है, क्या उसका कंट्रोल, क्या उसका मैनेजमेंट, क्या उसका कंट्रोल, क्या उसका मैनेजमेंट इंडिया से है या फिर इंडिया से नहीं है। अगर कहता हाँ इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो कह रहा है कि हाँ जी तुम्हें भी पेमेंट करनी पड़ेगी, टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और कहते हैं ना, तो कहते हैं बल्ले बल्ले तुम बच गए हो, तुम्हें नहीं देना इस पे टैक्स, जो भी इनकम जनरेट हो रही है। समझ में आया? समझ में आया? मैंने बोला कि रेजिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट तब देगा जब ये चेक कर ले कि हाँ जी कंट्रोल एंड द मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है। अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है, तब वो क्या करने वाला है, आप पेमेंट करेगा इसकी इनकम पे टैक्स की, या उसके बाद नहीं हो रहा तो वो नहीं पेमेंट करेगा। क्या मैम रेजिडेंट सॉरी एनआर पेमेंट करेगा? कहते हैं भाई पर्सन के साथ रिलेशन निकला नहीं, क्योंकि तभी तो मुझे नॉन रेजिडेंट बोला जाता है। कहते हैं हाँ आउटसाइड इनकम जनरेट हो रही है, तो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर टैक्स नहीं दूंगा, चाहे कंपनी का कंट्रोल कहीं से हो रहा हो। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे मोटी मोटी काटी लगा लीजिएगा। चैप्टर आपका फिनिश हो गया। देखो इनकम रिसीव्ड इंडिया का मतलब क्या है, मनी एक्चुअल में आपको इनकम इंडिया में रिसीव हुई है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इधर द पेयर गिव द मनी इन इंडिया और मनी इन द डायरेक्टली क्रेडिट टू द बैंक अकाउंट, चाहे आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जाए। ठीक है, जैसे कि पर्सन क्या कर रहा है, दिल्ली में वर्क कर रहा है एंड गेट द सैलरी दिल्ली में हो रही है, या फिर रेंट रिसीव कर रहा है फ्रॉम ए हाउस इन मुंबई, मुंबई में हाउस है, तो मतलब इनकम अराइज रिसीव्ड यहाँ पर हो रही है। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया कब मानी जाएगी? डीम्ड का मतलब क्या होता है, इवन थ्रू ए मनी इज नॉट एक्चुअली रिसीव्ड, अभी आपको एक्चुअल में रिसीव नहीं हुई है, बट ये ट्रीट किया जाता है कानून की नजरों में कि आपको रिसीव हो चुकी है। समझ में आया? समझ में आया? जैसे कि जो पेंडिंग पॉइंट होता है, पेंशन आपने डिपॉजिट हो रही है बैंक अकाउंट में, ठीक है, प्रोविडेंट फंड है, वैसे हम सैलरी एड में पढ़ेंगे इसको। इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया का मतलब क्या है, इनकम बिकम ड्यू इन इंडिया और अर्न इन इंडिया, आपने कमा लिया बट अभी आपको एक्चुअल में रिसीव नहीं है, वेदर रिसीव्ड और नॉट इट इज अबाउट द राइट टू बी रिसीव, आपको ये है कि हाँ फाइनली मुझे मिलेगी। अब मैंने 1 महीना पूरी कंपनी को सर्विस दी है, क्या मुझे आखिरी में आके पेमेंट नहीं देगी? हाँ जी, क्या आखिरी में आके मुझे पेमेंट नहीं देगी? इनकम एक्रूइंग का मतलब क्या है, यू हैव अर्न, आपने कमा ली है बट रिसीव नहीं हुई है, वो अलग बात है, बट इट मे बी नॉट बी येट टू बी पेड यू। समझ में आया? समझ में आया? मतलब कि आपको डेफिनेटली मिलेगी मिलेगी। डीम्ड का मतलब है मान ली जाना, मिलेगी भाई, आपको पक्का मिलेगी। अब जो मैंने आपको समझाया ना, ये वाला चार्ट है, ये 7-8 पॉइंट में है, मैंने आपको इसके अंदर 3 पॉइंट में कंक्लूड करके दिखा दिया, क्योंकि एक में अराइजिंग है, एक में डीम्ड टू बी अराइजिंग है, एक में रिसीव्ड है, एक में डीम्ड टू बी रिसीव्ड है, ऐसे करके दिया हुआ है। चलो पढ़े इसको। ये कह रहे हैं कि रिसीव्ड इन इंडिया है, इंडिया से रिलेशन आ गया, कह रहे सारे देंगे भाई। डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया है, इंडिया में इंडिया के साथ रिलेशन नजर आए ना, सबको आग बंद करके कर देना। एक्रू अराइज इन इंडिया है, डीम्ड टू एक्रू अराइज इंडिया है, 4 पॉइंट तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जाता है, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट जाता है, ये कह रहे हैं कि रिसीव इनकम रिसीव्ड एक्रूड अराइज आउटसाइड इंडिया, मीन्स कि भारत से बाहर क्या हो रही है, इनकम आपकी जनरेट हो रही है। कहते हैं ठीक है, फ्रॉम अ बिजनेस, ऐसे बिजनेस है जिसका कंट्रोल कहां से हो रहा है, इंडिया से, जिसकी प्रोफेशन सेटअप कहां पे है, इंडिया से, मीन्स कि चाहे इनकम बाहर हुई है, चाहे इनकम बाहर रिसीव हुई है, अराइज हुई है, बट उसका कंट्रोल कहां से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि एनआर तो नहीं देगा भाई, ये तो बिल्कुल बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ध्यान से सुनना, क्योंकि अब मैंने आपको बताया था रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में क्या देखते थे, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखते थे, नहीं देखते थे, यस या नो? और ये तो कंप्लीट, इसको तो देना ही देना पड़ेगा, चाहे वो कहीं पे भी जनरेट हो, है ना, तो ये इन दोनों को पे करना है। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में इंडिया में नहीं होता तो आउटसाइड इंडिया होता तो ये कह रहे कि मैं भी नहीं देता, तुम तो दे नहीं रहे, मुझे देना है, कहते हाँ जी देना है। रिसीव्ड एक्रूड अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम द एनी अदर सोर्सेज, बाहर से हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, कह रहे कि तुम कहीं से भी आए इनकम, आपको क्या नहीं करना, आप इसके ऊपर टैक्स, आपको तो टैक्स देना ही देना पड़ेगा, ये नहीं देंगे। कहते अच्छा, एक ऐसा पॉइंट है जिसपे किसी को भी टैक्स नहीं देना होता, क्या,
ऐसा है कि आपकी इनकम रिमिटेड की गई है। रिमिटेड का मतलब होता है ट्रांसफर करना। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है क्योंकि 3 पॉइंट होते हैं जहां पे किसी को भी टैक्स नहीं देना पड़ता। ऐसी इनकम जो कि क्या होती है, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फुल्ली एग्जेम्प्टेड होती है। कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? जिसे हम ये कह सकते हैं नॉन टैक्स्ड, जिसके ऊपर कभी पहले कभी टैक्स नहीं लगा। आज ये कह रहे हो कि हाँ मैंने कहा, जैसे मान लीजिए 2022 में कोई इनकम थी, ठीक है, और उसमें आज कह रहे हैं कि हाँ 2025 में तुम उसके ऊपर टैक्स दो। भाई ऐसे कैसे दे दे, तब तो तुमने लिया नहीं था, ऐसे नहीं होगा। या फिर कोई भी इनकम हो सकती है, और कोई भी जो, हाँ ये वाली, कोई भी अगर आपकी इनकम आपने ट्रांसफर्ड की है। ट्रांसफर्ड का मतलब होता है कि आपको रिसीव हो चुकी है। मान लीजिए जैसे मैं कहूँगी, जैसे मेरा भाई है यूके के अंदर है, चलो ठीक है, यूके के अंदर भाई है, उसने वहां पे कमाया, वहीं पे रिसीव किया, वहीं पे अराइज हुई थी, वहीं पे वो रह रहा है, ठीक है। अब कमाने के बाद, मिलने के बाद वो कुछ अमाउंट अगर हमारे पास ट्रांसफर कर देते हैं, तो वहां पर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसे हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ अब जिसको मिले, फॉर एग्जाम्पल वो मेरे को ट्रांसफर कर रहा है, अब मैं उसके ऊपर टैक्स दूंगी। ऐसे तो भाई वो भी टैक्स दे रहा है, मैं भी टैक्स दे रहा हूँ, एक ही इनकम के ऊपर दो बंदे टैक्स देंगे तो गलत हो जाएगी, डबल टैक्सेशन हो जाएगा ना। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि ऐसी इनकम जो रिमिटेड हुई है उसके ऊपर किसी को भी टैक्स नहीं देना है। फुली एग्जम्प्टेड इनकम कौन सी है? नॉन टैक्स प्रॉफिट है, इनकम है, नो वन इज पे टैक्स, कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन और कर लेते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस का, कि हाँ जी क्या कुछ कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझना। ये कह रहे हैं कि आपको मैंने बताया कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस है, इसमें बोला गया है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है प्रीवियस ईयर की 24-25 की, ठीक है। और यहाँ पर जो हमें ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है श्री नरेश शर्मा जी की, और यहाँ पे ये बताना है कि रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट को कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स देना है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स देना है, और नॉन रेजिडेंट को कौन सी इनकम पे टैक्स देना है सॉरी। तो यहाँ पे बना लेते हैं कॉलम। आपको भी कुछ इस तरीके से करना, ज़्यादा इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। मैं कहूँ कि यहाँ पर रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और नॉन रेजिडेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे 1 2 लिखूंगी क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी स्टेटमेंट, आप जस्ट समझना इसको, क्योंकि अब जो अभी तक हमने कर लिया है ना, इसको बिल्कुल अच्छे से गो थ्रू करना है क्वेश्चन के मदद से। मैंने आपको बोला ना कि प्रैक्टिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। सुनो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इनकम फ्रॉम द बिजनेस इन इंग्लैंड रिसीव इन इंडिया। क्या आपको ये जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर इनकम का रिलेशनशिप, अगर पर्सन का, या तो पर्सन का रिलेशनशिप मिल जाए या इनकम का रिलेशनशिप मिल जाए। अब यहाँ पे इनकम के रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा है। अगर इनकम का रिलेशन इंडिया के साथ है, चाहे वो अराइज हो, एक्रूड हो, रिसीव्ड हो, सबको पेमेंट करनी है, कहते हैं हाँ जी करनी है। अगर आउटसाइड इंडिया है वो इनकम, फिर हम क्या करेंगे, नॉन रेजिडेंट को तो देनी नहीं है जब आप आउटसाइड इंडिया की इनकम होती है, और रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट को देना पड़ता है, क्योंकि ओवरऑल इंडिया की, चाहे वो इंडिया की इनकम है चाहे वो आउटसाइड इनकम है, सबके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। अच्छा जी, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के ऊपर हम, वो पर्सन तब करे टैक्स देगा जब ये चेक करके ये पता लगा लेंगे कि हाँ जी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है तो वो टैक्स देगा, इंडिया से नहीं हो रहा तो वो टैक्स नहीं देगा। अब यहाँ पर देखो, प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस इन इंग्लैंड मीन्स की बाहर से है, अच्छा कोई बात नहीं, रिसीव्ड हो रहा है इंडिया में मीन्स की इनकम अराइज, एक्रूड एंड रिसीव्ड, कुछ भी इंडिया से हो तो सारे टैक्स पे करेंगे। कहते हैं 12,000 यहाँ पर, 12,000 यहाँ पर, 12,000 यहाँ पर। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? ठीक है। इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान, आपकी कोई प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में, वहां वो आपने रेंट पे दे रखा है, और उसके बाद इनकम कहाँ रिसीव्ड हो रही है, इंडिया में, दैट मीन्स बाहर है बट रिसीव तो इंडिया में हो रही है। कहते हैं ये लो भाई, दूसरी अमाउंट भी क्या कितनी है, 2,000, 2,000, 2,000 एंड 2,000, ठीक है। अच्छा, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी इन बांग्लादेश डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर, बांग्लादेश का है। अब ये मत कहना ये इंडिया का पार्ट है, नहीं इंडिया का पार्ट नहीं है, पहले था, बहुत पहले, पार्टीशन से पहले। अब ये कह रहे हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आपकी बांग्लादेश में है और वो अमाउंट डिपॉजिट भी कहाँ हो गया, वही हो गया, मीन्स की अराइज, एक्रूड एंड रिसीव्ड सब बाहर है, अराइज,
एक्रूड एंड रिसीव, सब बाहर है, ये लास्ट वाला पॉइंट है। अब इसमें कंट्रोल मैनेजमेंट क्या देखे भाई, बैंक है वहीं की वहीं होगा, है ना। तो ये क्या होगा, जस्ट ओनली रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट ही पेमेंट करेगा। कितना अमाउंट है, 4000 रुपये। समझ में आ रहा है, 4000 रुपये कौन पे करेगा, जस्ट दिस वन, ये नहीं पे करेंगे। कहते ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या आएगा, थर्ड पॉइंट में आ गया समझ में। फोर्थ पॉइंट कहते हैं कि प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस इन इंडोनेशिया डिपॉजिट इन द बैंक देयर, वहां पे डिपॉजिट हो गया, देयर बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ओके, अब ध्यान से सुनना ये बात, ये कौन सा पॉइंट है पता है आपको, ये कह रहे हैं कि इनकम अराइज कहां से हुई है, एक्रू कहां से हुई है, रिसीव कहां पे हुई है, आउटसाइड इंडिया है, ये वाला पॉइंट है। कह रहे हैं प्रॉफिट है, बिजनेस है जहां कहां पे, इंडोनेशिया में, वो वहीं के बैंक में क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। मीन्स की अराइज, एक्रूड एंड रिसीव्ड सब आउटसाइड इंडिया है, बट उसका कंट्रोल, अब आउटसाइड इंडिया तो ये तो कहेगा कि भाई मैं तो पेमेंट नहीं करूंगा। अब यहां पर ये करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए कंट्रोल देखना पड़ेगा। इन्होंने बता दिया कि इंडिया के अंदर कंट्रोल हो रहा है उसका, तो ये कह रहे हैं कि ये यहां पर भी इसको पेमेंट करनी पड़ेगी, इसको तो करनी है 5000 रुपये। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। नेक्स्ट कहते हैं कि इनकम एक्रूड इन भोपाल बट रिसीव्ड इन सिंगापुर। भोपाल का है, जल्दी बताइए, भोपाल का है, इंडिया के अंदर है। अब ये कह रहे हैं कि इनकम एक्रूड कहां हुई है, इंडिया के अंदर हुई है। भाई इंडिया के साथ रिलेशनशिप है, यहां सभी जने पेमेंट करेंगे 5वें पॉइंट की। कितनी अमाउंट है, 6000 रुपये। हालत बिगड़ती जा रही है, 6000 रुपये, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस इन इंडिया, आपका प्रॉफिट है, कहां से हुई है बिजनेस, कहां से, कहां से हुई है, इंडिया से हुई है। अरे भाई सारा का सारा टैक्सेबल कर दो, कितना है, 6000, 6 है 15 है, 15000। मेरे को लगा मैंने गलत देख लिया, सभी के सभी पेमेंट करेंगे। प्रॉफिट पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम, अब यहाँ पे अनटैक्स देखते ही आपको देखो मैंने बताया था कि फुल्ली एग्जम्प्टेड इनकम है कौन सी, नॉन टैक्स प्रॉफिट। मींस की ऐसा प्रॉफिट, अब देखो 2025 लगा हुआ है, कोई 2022 का प्रॉफिट है, वो कह रहे कि भाई अब दो भाई टैक्स। ये भाई 23 में सो रहे थे टैक्स डिपार्टमेंट, 24 में सो रहे थे तुम, अब 25 में आके मांग रहे, कह रहे ऐसा टैक्स जिसके ऊपर अभी तक हमने कभी पेमेंट नहीं की है, अब क्यों गए, अब क्यों करे, कह रहे कोई किसी को भी पेमेंट नहीं करनी है, नन ऑफ दिस। समझ में आया, समझ में आया प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको। फिर भी कोई डाउट है तो बताइए, समझाते हैं फिर हम आपको, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ओके।